सहारा प्राम सहारा समय में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुज शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उस वक्त की ताजा तरीन खबरों के साथ। दिल्ली कैंट स्थित बरार स्क्वायर पर सीडीएस विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया है। दोनों बेटियों ने माता पिता को मुखाग्नि दी। बरार स्क्वायर में गमगीन माहौल था। सभी लोगों ने देश के इस योद्धा को नर्म आंखों से भावभीनी विदाई दी है। बरार स्क्वायर में हर किसी की आंखें डबडबाई हुई थी। सीडीएस रावत को 17 तोपों की सलामी दी गई है और उससे पहले तेहरा कामराज मार्ग के सरकारी आवास से सीडीएस विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत की शव यात्रा निकाली गई। करीब 8 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद यह शव यात्रा बरार स्क्वायर पहुंची, जहां पूरे राजकीय सम्मान के साथ सीडीएस रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का अंतिम संस्कार किया गया। हर किसी ने इसे देश के लिए एक अपूर्णीय क्षति करार दिया है। गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और एनएसए अजीत डोभाल और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत तमाम जानी मानी हस्तियों ने सीडीएस जनरल विपिन रावत को भावभीनी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और किस तरह से जनरल रावत का उत्तराखंड से नाता रहा है और अब जब उनका सपूत चीर निंद्रा में सो गया है तो किस तरह से लोग अपने जनरल को याद कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हमारे साथ देहरादून से जुड़ रही हैं सहारा समय की एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना। जाहिर तौर पर आज जिस वक्त दिल्ली में अंतिम संस्कार किया जा रहा था, पूरा देश की आंखें नम हो गई थी। लोग सड़कों पर उतर आए और भारत माता की जय के नारे लगाए, विपिन रावत अमर रहे के नारे लगाए। निश्चित तौर पर बेहद ही मार्मिक ये पल था, ये तस्वीरें थी। उत्तराखंड से उनका पुराना नाता रहा है। जाहिर तौर से वो उत्तराखंड से आते हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा भी वहीं से हुई है। लेकिन आज जब जनरल रावत हमारे बीच में नहीं रहे तो उत्तराखंड के लोग उन्हें आज किस तरह से याद कर रहे हैं और वो कौन सी स्मृतियां हैं जो हमेशा हमारे दिल में, हमारे जहन में जिंदा रहेंगी। बिल्कुल अनुज, देखिए न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरा देश आज जनरल रावत को याद कर रहा है। और ऐसे बहुत ही रेयर होता है कि एक जनरल, यानी जनरल तो वो आर्मी के हैं, तीनों सेनाओं के सीडीएस थे, लेकिन वो सारे सिविलियंस के दिलों में राज कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है। अक्सर देखा जाता है कि आर्मी और सिविलियंस के बीच में एक लाइन होती है, लेकिन ये लाइन जनरल रावत के लिए कहीं नजर नहीं आई। न पॉलिटिकल पार्टी की कोई लाइन नजर आई, न सिविलियन और आर्मी की कोई लाइन नजर आई। आज आपने देखा होगा कि पार्टी लाइन से अलग हटके हर दल के नेता ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और अगर मैं देहरादून की बात करूं, उत्तराखंड की बात करूं, तो आप सोचिए कि जनरल रावत सबके दिलों में राज करते थे। कल हमने देखा कि पूरा प्रदेश एक गम के माहौल में था। हम उत्तरकाशी की बात करें या पिथौरागढ़ की बात करें, देहरादून की बात करें, हर जगह कैंडल मार्च थे, सुबह श्रद्धांजलि सभा थी, हर पार्टी मुख्यालय में श्रद्धांजलि कार्यक्रम हो रहे थे। यहाँ तक कि विधानसभा की कार्रवाई भी कल केवल और केवल श्रद्धांजलि के लिए तय की गई थी और कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। उनको श्रद्धांजलि देने के साथ कल सदन की कार्रवाई आज तक के लिए स्थगित हो गई थी और आज सदन के अंदर काम हुआ। आज अगर मैं श्रद्धांजलि देने की बात करूं तो कल से ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में थे। पहले वो उनके घर पे गए, उनकी बेटियों को मिले। आज भी वो सुबह पहले घर गए, वहां पर उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की, फिर अंतिम संस्कार में भी मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत देहरादून में बहुत भावुक हो गए थे क्योंकि उनका बहुत ही करीबी रिश्ता था जनरल रावत के साथ। वो रोने लगे थे और उसके बाद वो घर भी गए और आज कह सकते हैं कि अंतिम संस्कार तक वो मौजूद रहे। इसी तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत वो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के गणेश गोदियाल के साथ आज उनके घर में श्रद्धांजलि देने गए। आम आदमी पार्टी के नेता और सीएम पद के जो चेहरे हैं, कर्नल कोठियाल, उनके तो वो गुरु थे, मास्टर थे और बहुत दोनों के आत्मीय संबंध रहे। वो भी बहुत सारे अपने साथियों के साथ यहाँ से श्रद्धांजलि देने गए। बहुत बड़ी संख्या में एक्स फौजी और आम लोग भी श्रद्धांजलि देने दिल्ली पहुंचे।
तो कह सकते हैं कि उत्तराखंडी होने के नाते लोगों के दिल में एक खास जगह थी। और दूसरा, उत्तराखंड सैन्य बहुल प्रदेश है, हर फौजी के प्रति एक खास जगह होती है। लेकिन आप सोचिए कि वो व्यक्ति जो उत्तराखंड के लिए बहुत खास स्थान रखता था, चाहे वो आर्मी चीफ बना हो, चाहे वो CDS बना हो, और जब कभी मौका लगता था उत्तराखंड आने के प्रोग्राम को कभी नहीं टालते थे। आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो अनुज आज भी शाम को वो देहरादून में होते, क्योंकि 11 तारीख को उनको POP में रहना था। और ये POP बेहद खास थी, क्योंकि जो 71 की वॉर थी उसके बहुत सारे लोगों को कल सम्मानित किया जाना था। बहुत खूबसूरत मेमोरी थी। इसी आय में से वो 1978 में पास आउट होकर के सेना का हिस्सा बने थे। तो बहुत सारी चीजें थी। 1 दिसंबर को वो श्रीनगर गढ़वाल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में खास तौर पर आए। वहां पर उन्होंने युवाओं को संबोधित किया और उत्तराखंड के पलायन की पीड़ा उनके दिल में सबसे ज्यादा रहती थी। और यही वजह थी कि उन्होंने अपने दायित्वों को निभाते हुए हमेशा उत्तराखंड के लिए भी कुछ करने की सोची। आर्मी में आर्मी चीफ और CDS रहते हुए उन्होंने उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में और खासतौर पर सीमांत इलाकों में अखरोट के पेड़ लगवाने शुरू किए। उन्होंने कहा कि कश्मीर में अखरोट और सेब ने वहां की आर्थिकी को बदल दिया है, तो क्यों नहीं उत्तराखंड में अखरोट की खेती यहां की आर्थिकी को बदल सकती है। उन्होंने पेड़ लगवाने शुरू किए और जो मुझे जानकारी है लगभग 80,000 पेड़ वो अभी तक लगवा चुके थे। भारतमाला प्रोजेक्ट में बहुत जबरदस्त काम हो रहा था, क्योंकि सीमांत क्षेत्र के विकास के लिए वो जानते थे कि रोड जाएगी तो पलायन कम होगा, रोजगार के साधन होंगे तो पलायन कम होगा। युवाओं को कैसे ज्यादा से ज्यादा सेना के लिए मोटिवेट किया जाए, और न सिर्फ इंडियन आर्मी के लिए बल्कि नेवी और एयरफोर्स के लिए, उसके लिए वो लगातार काम करते रहते थे। आप सोचिए उस आदमी के जज्बे को, उसके दिल में अपनी माटी के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए क्या जगह थी कि देशभक्ति में वो अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए हमेशा तो उत्तराखंड से दूर रहे, लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद वो उत्तराखंड में बसना चाहते थे और यहाँ के युवाओं को मोटिवेट करने के लिए एक इंस्टीट्यूट खोलना चाहते थे। अभी 2 महीने पहले ही उन्होंने यहाँ पर भूमि पूजन किया और देहरादून में अपना आशियाना बनाना शुरू भी कर दिया था। लोगों से उन्होंने यही कहा था कि अभी मुझे बहुत सारे काम करने हैं, लेकिन जब मेरे दायित्व की पूर्ति हो जाएगी तो मैं देहरादून आऊंगा, आराम से रहूंगा। तो किसी ने मजाकिया लहजे में कहा था कि क्या राजनीति में जाने का इरादा तो नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, दिन में गोल्फ खेलूंगा और सुबह शाम बच्चों को तैयार करूंगा कि वो इंडियन आर्मी का हिस्सा बने। तो आप सोचिए कि उत्तराखंड के लोगों के दिल में इस समय कह सकते हैं कि दिल में बहुत गम भी है, आंखों में नमी भी है, लेकिन गर्व भी है कि इस माटी ने एक ऐसा सपूत पैदा किया जो आर्मी चीफ भी बना और पहला CDS भी बना, और आज उसके लिए पूरा देश रो भी रहा है और उसकी शहादत को सैल्यूट भी कर रहा है, उसके पराक्रम और शौर्य को भी देख रहा है। और अनुज मैं बता दूं आपको कि अगर आप व्यक्तिगत तौर पर जनरल रावत के बारे में पूछेंगे तो बहुत ही सरल और सौम्य, बहुत इजीली किसी को भी मिलना। हमने देहरादून में और उत्तराखंड में देखा है कि कहीं भी वो आर्मी प्रोटोकॉल को अपने आगे पीछे हावी नहीं होने देते थे, लेकिन वहीं अगर दूसरे रूप में देखें तो बहुत ही सटीक रणनीतिकार और बहुत बोल्ड फैसलों के लिए वो हमेशा जाने जाएंगे। अनुज जी, बहरहाल ज्योत्सना, आज का दिन कभी ना भुलाए जाने वाला दिन होगा भारतीय सैन्य इतिहास में। बहरहाल इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया अदा करेंगे और आपको बता दें कि देश के पहले CDS जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 11 अन्य सैन्य अफसर और कर्मचारियों को नानकमत्ता में श्रद्धांजलि दी गई है। नानकमत्ता में पूर्व सैनिक संगठन ने एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है। इस दौरान मृतक आत्माओं की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया और फिर जनरल रावत की फोटो के आगे कैंडल जलाकर और पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। इस मौके पर पूर्व सैनिकों ने कहा है कि यह देश के लिए बहुत ही बड़ी क्षति है जिसकी भरपाई करना बेहद मुश्किल है। नानकमत्ता की ओर से 8 दिसंबर को जो हेलीकॉप्टर क्रैश में हमारे 12 सैनिक और 13वें हमारे CDS जनरल बिपिन रावत जी की जो उनकी पत्नी के साथ आकस्मिक मृत्यु हुई है, उसके लिए हम नानकमत्ता की ओर से, नानकमत्ता संपूर्ण जनता की ओर से श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। एक जांबाज अफसर और उनके साथ साथ हमने देश के उत्कृष्ट व्यक्ति को खोया है। इसके लिए हमारे दिल में जो आघात पहुंचा है उसमें हम कर कुछ नहीं सकते, लेकिन श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए हम यहाँ पर सर्व समाज के लोग एकत्रित हुए हैं। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में देहांत हुआ, उनके साथ 13 सैनिक और देहांत हुआ, तो हमको बहुत दुखी घड़ी में ये हमने प्रोग्राम सैनिक और सभी सर्व समाज द्वारा
ये प्रोग्राम रखा गया। और हम जो है अपने CDS रावत जी को तहे दिल से विनम्र श्रद्धांजलि। निगम के मुख्य द्वार का नाम अब जनरल विपिन रावत स्मृति द्वार रखे जाने की घोषणा की है। मेयर अनीता शर्मा ने CDS विपिन रावत को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इस बात की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि विपिन रावत देश के वीर सपूत थे। ऐसे योद्धा पर हम सभी उत्तराखंड के लोगों को नाज है। उन्होंने कहा है कि देश के शौर्य और बुलंदियों तक पहुंचाने में जो भूमिका जनरल रावत ने निभाई है उसे हिंदुस्तान कभी नहीं भुला सकता। देश के लिए, सेना के लिए जो बहुत कार्य किए हैं, तो ये तो ऐसा कार्य तो कोई कर भी नहीं सकता है। तो मैं कहूँगी कि मैं उनको नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, क्योंकि मैं एक घोषणा भी आज मैंने की है कि जो हमारा नगर निगम है उनके नाम से ही जाना जाए। नगर निगम द्वार जो है बनेगा, जो जनरल विपिन रावत जी हैं उन्हीं के स्मृति द्वार बना जाएगा और हम उसको बोर्ड में भी रखेंगे और ये पास होएगा, उन्हीं के नाम से जाना जाएगा। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा समय के साथ। अगर आपके या किसी अन्य महिला के साथ कोई छेड़छाड़ करता है, सोशल मीडिया या फोन कॉल पर परेशान करता है, किसी भी तरह से उत्पीड़न करता है, तो इसे अनदेखा न करें। विमेन पावर लाइन उत्तर प्रदेश 1090 पर कॉल करें। मोबाइल हाथ में 1090 साथ में। घरेलू हिंसा के मामले में 1090 आपको ऑनलाइन काउंसलिंग की सहायता प्रदान करता है। आजा। कैसा रहा काम का पहला दिन? अच्छा था। दीदी, आप गर्भ निरोधक गोलियां लेती हैं? हाँ, क्यों? नहीं, वो गांव में बुआ जी कहती थी कि सर टकराने से सर पे सींग निकल आते हैं, या फिर फल का बीज खा लिया तो पेट में पेड़ उगेगा, है ना? और ये भी कहती होगी कि गर्भवती औरतों को नदी नहीं पार करनी चाहिए। बुआ जी तो ये भी कहती होगी कि लड़कियों को नौकरी नहीं करनी चाहिए। तुम तो करती हो। बुआ जी की सब बातें कब से मानने लग गई। यूं ही रह मत मानो, गोली की सच्चाई को जानो। नए जमाने की गर्भ निरोधक गोलियां हैं आसान, असरदार और भरोसेमंद। तभी तो विश्व भर में करोड़ों महिलाओं को गोली में विश्वास। उत्तर प्रदेश सरकार कोविड-19 के संक्रमण से मृतकों के आश्रितों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान कर रही है। अनुग्रह सहायता राशि के लिए आश्रित अपने जिले के कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय में ऑफलाइन या राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट rahat.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आश्रित कोविड से मृत्यु का प्रमाण, मृत्यु प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक की कॉपी के साथ आवेदन कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए rahat.up.nic.in पर लॉगिन करें या राज्य स्तरीय राहत कंट्रोल रूम हेल्पलाइन 1070 पर कॉल करें। हर मुश्किल में साथ, संवेदनशील सरकार। उत्तराखंड की ग्रामीण महिलाएं आज पशुपालन और डेयरी उत्पादन से जुड़कर न सिर्फ खुद को आत्मनिर्भर बना रही हैं, बल्कि प्रदेश के विकास में भी बढ़ चढ़कर भागीदारी निभा रही हैं। उत्तराखंड सरकार और जायका वानिकी परियोजना ने ग्रामीण महिलाओं को डेयरी उद्योग से जोड़ने के लिए पहाड़ों में जगह जगह मिल्क कलेक्शन सेंटर खोले हैं, जहां दुग्ध व्यवसायी महिलाएं अब आसानी से दूध बेचकर अपनी आमदनी बढ़ा रही हैं। जब से यहाँ पर डेयरी खुली है तब से उन्हें यहाँ पर काफी समय की बचत भी मिलती है और यहाँ पर दूध के जो रेट है वो भी अच्छे दिए जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार के कुशल मार्गदर्शन में महिलाएं स्थानीय रोजगार को अपनाते हुए मिल्क प्रोडक्ट्स और कई उत्पाद तैयार कर रही हैं। पशुपालन, पहाड़ी अनाजों की खेती के साथ साथ अब डेयरी और दुग्ध उत्पादों से भी महिलाओं ने अपनी पहचान बनाई है। महिला सशक्तिकरण और स्वरोजगार का बेहतरीन उदाहरण बनी पहाड़ की महिलाएं कोरोना काल के बाद अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए मिल्क कलेक्शन सेंटर के सहयोग से
पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने में भी शानदार भूमिका निभा रही हैं। संतुष्टि, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की ये मुस्कुराती तस्वीरें पहचान बन रही हैं उत्तराखंड सरकार की कामयाबी की। उत्तराखंड सरकार के संग नारी सशक्तिकरण के बढ़ते कदम। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन विधान सभा पटल पर करीब 13,530 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया गया है, जिसमें आपदा राहत निधि के अंतर्गत एसडीआरएफ के लिए 668.36 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है और इसी तरह पर्यावरण निदेशालय के तहत अन्य विभागीय व्यय और सब्सिडी हेतु 10 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। नंदा गौरा योजना हेतु 80 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों की मरम्मत के लिए बजट में 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सरकार की तरफ से सदन पटल पर 8 विधेयक रखे गए, जिसमें उत्तराखंड लोक सेवा संशोधन विधेयक, उत्तराखंड सिविल विधि संशोधन विधेयक, उत्तराखंड कृषि उत्पाद मंडी पुनर्जीवित विधेयक, उत्तराखंड पंचायती राज संशोधन विधेयक, उत्तराखंड नूजल भूमि प्रबंधन व्यवस्थापन और निस्तारण विधेयक, उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम बोर्ड निस्तारीकरण विधेयक, आम्रपाली विश्वविद्यालय के विधेयक के अलावा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण संशोधन विधेयक को रखा गया। और उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान विधानसभा में बेरोजगारी के मुद्दे पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया है। कांग्रेस के विधायक काजी निजामुद्दीन ने जब प्रदेश में बेरोजगारी दर की स्थिति जाननी चाहिए तो श्रम मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा है कि 7 लाख लोगों को नौकरियां दी गई हैं, जिसमें 1,15,000 लोगों को आउटसोर्स के माध्यम से और 5 लाख लोगों को उद्योगों में नौकरी दी गई है। श्रम मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार की घेराबंदी की है। नेता विपक्ष का कहना है कि सरकार रोजगार के आंकड़ों के जरिए जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि 2020 में सरकार ने 10 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही थी और फिर मार्च 2021 में 7 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही गई थी। वर्तमान में भी 7 लाख लोगों को ही रोजगार देने की बात कही जा रही है। सत्ता पक्ष की तरफ से सही जवाब नहीं मिलने पर कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट किया। हालांकि शून्यकाल की कार्रवाई में विपक्ष सदन में ही मौजूद रहा। सदन के अंदर 2020 में कहती है कि 10 लाख लोगों को रोजगार दिया है, 4/3/2021 को कहती है कि हमने 7 लाख लोगों को रोजगार दिया है और आज फिर दोहरा रही है कि हमने 7 लाख लोगों को रोजगार दिया है। तो ये तो सीधे सीधे उत्तराखंड के नौजवान साथियों को दिग्भ्रमित करने का काम सत्ता में बैठे हुए लोग कर रहे हैं। हम विधानसभा अध्यक्ष जी का संरक्षण चाहते थे कि ये प्रश्न स्थगित होना चाहिए, क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री जी ने सदन के अंदर 2020 में अलग बयान दिया और 2021 में अलग बयान दिया। 2020 में अगर सरकार कहती कि हमने 7 लाख लोगों को रोजगार दिया और 2021 में वो आंकड़ा बढ़ा करके 10 कहती तो बात समझ में आती है। ये पहली सरकार है कि जो 2020 में 10 लाख लोगों को रोजगार देती है और 2021 में 3 लाख रोजगार जो है घट जाते हैं। तो सरकार आज कटघरे में खड़ी है और हम चाहते थे कि प्रश्न स्थगित हो, क्योंकि सरकार के पास कोई जवाब नहीं था, मंत्री जी के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन प्रश्न स्थगित नहीं हुआ। इसलिए मजबूरन कांग्रेस को जो है इस प्रदेश के बेरोजगार जो साथी हैं उनके परिप्रेक्ष्य में पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर न आने की वजह से जो है हमको सदन से जो है बहिर्गमन करना पड़ा। इधर अभी हमारे पास पूरा ये महीना दिसंबर महीना है चुनाव आचार संहिता लगने से पहले, और क्योंकि इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ऑन गोइंग प्रोजेक्ट चुनाव डिक्लेयर होने के बाद भी वो जारी रहेंगे। और मैं सोचता हूँ कि हम इस वित्तीय वर्ष में जो पिछला हमने आंकड़ा दिया था 2020 में
कि 10 लाख लोगों को हमने परमानेंट रोजगार, स्वरोजगार, विभिन्न उद्योग धंधों के माध्यम से रोजगार दिया। हो सकता है ये इस बार हमारा आंकड़ा ये 11 लाख से ऊपर जाए। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमारी सरकार ने बिल्कुल पिछले आंकड़े से भी ज्यादा रोजगार देने की कोशिश की है, लेकिन मैंने कहा ना कि जो सीधी तरह से जो 7 लाख लोगों को हमने सीधी तरह से रोजगार दिया है। शून्यकाल के दौरान बीजेपी विधायक देशराज कर्णवाल ने किसानों के गन्ना भुगतान को लेकर सदन में सवाल उठाया है, जिसके जवाब में सरकार ने आश्वस्त किया है कि जल्द ही गन्ना किसानों के बकाया भुगतान किया जाएगा। सदन में नूजल भूमि का मामला भी बीजेपी विधायक राजकुमार ठकुराल की तरफ से पेश किया गया है। हालांकि नूजल भूमि संशोधन नीति 2021 को विधेयक के रूप में सदन में पेश किया गया। उधर विपक्ष की तरफ से निर्दलीय विधायकों के बीजेपी में शामिल होने और दल बदल करने के संबंध में व्यवस्था का सवाल जब सदन में उठा तो भीमताल के विधायक राम सिंह कैरा ने कहा है कि वो निर्दलीय विधायक थे, उन्हें बीजेपी का दामन उन्होंने थाम लिया है, लिहाजा उन पर दल बदल कानून नहीं लगता। किसानों से संबंधित मेरा प्रश्न था और पूर्व की भांति जिस तरह पूर्व में भी किसानों के मुद्दे पर विपक्ष, क्योंकि वो जो इकबालपुर मिल है लगभग 150 करोड़ की बकाया है और मैंने कल तहरीर दी है, तहरीर देनी चाहिए थी ममता राकेश जी को, क्योंकि उनके क्षेत्र में वो गन्ना मिल है। उन्हें तहरीर देकर जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में विधायकों ने तहरीर दी है और मिल मालिक और मिल प्रबंधक के खिलाफ मुकदमे कायम कराए हैं। पिछले सत्र में काजी जी, जब मेरा ये प्रश्न था तो काजी जी ने मना कर दिया था विधानसभा के अंदर कि मुकदमा कायम नहीं होना चाहिए, मिल बंद हो जाएगी। मिल क्यों बंद होगी? मिल चलेगी, लेकिन आज जानबूझकर काजी जी वहां से अपने साथी मेंबरों को, नेता प्रतिपक्ष को उठा करके लेके आए ताकि किसानों के, जो मैं बोल रहा था आपने सबने सुना है माननीय गन्ना मंत्री से कि गन्ना मिल प्रबंधन इकबालपुर जिन पे 2018-19 की लगभग 140 करोड़ रुपए की बकाया है, तो उस गन्ना मिल के मालिक और प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो और वो सलाखों के पीछे जाए। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता गण की है और हमने कोई दल बदल नहीं किया है। और दूसरा, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि आज जो बीच में आपदा आई थी, मेरे भीमताल विधानसभा क्षेत्र में कई घर बह गए थे, कई परिवार के सदस्य जमींदोज हो गए थे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से वहां पर तत्काल राहत दी गई थी। लेकिन आज मैंने विधानसभा में भी प्रश्न रखा कि भीमताल विधानसभा क्षेत्र को आपदाग्रस्त घोषित किया जाए, जिससे कि जो भीमताल विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान बीच में जो आपदा आई थी, आपदा के दौरान हुआ है, तो उस आपदा का जो मुआवजा हमारे परिवारों को जो नुकसान हुआ है मुआवजा मिले, वो प्रश्न भी यहाँ पर उठाया है। तो आपके माध्यम से भी मैं चाहता हूँ कि जिन परिवारों को नुकसान हुआ है, किसी के घर बहे हैं, किसी के खेत बह गए हैं, किसी की जमीन बह गई है और काफ़ी नुकसान हुआ है, तो उन परिवारों को राहत मिले, ये भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। मैंने सदन में भी प्रश्न रखा है। मैं 31 अगस्त को गया सुप्रीम कोर्ट दिल्ली, फिर मैं 6 सितंबर को गया सुप्रीम कोर्ट में, तो 6 सितंबर को अपनी राज्य सरकार के वकील श्री जतिंदर जी के माध्यम से हमने एक अर्जेंसी एप्लीकेशन मूव की। हमने कहा तात्कालिक महत्व का मामला है, प्रतिज्ञाबद्ध है राजकुमार ठुकराल, मैंने संकल्प लिया है कि फरवरी 2022 में जो चुनाव होने वाले हैं, अगर इसमें यह मामले का निस्तारण नहीं हुआ तो मैं अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा। और मीडिया के सामने भी मैंने कई बार कहा। तो 6 सितंबर को जो एप्लीकेशन लगाई गई थी उस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अभी 3 दिसंबर को एक रिजल्ट दिया, जो नजूल नीति खारिज की गई थी उस पर स्टे कर दिया। अब सरकार के पाले में गेंद आ गई और सरकार ने भी तत्काल नजूल नियमावली को ओके करके 6 दिसंबर को माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल में उसको पारित किया। यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा समय के साथ।
2017 से पहले मारा जाता था गरीबों का हक। 2017 के बाद पीएम आवास के जरिए मिली पक्की छत। फर्क साफ है। 2017 से पहले भूमाफिया रहते थे मौज में, 2017 के बाद रहते हैं जेल में। फर्क साफ है। 2017 से पहले आस्था का होता था अपमान, 2017 के बाद उसे मिल रहा उचित सम्मान। फर्क साफ है। 2017 से पहले रंगदारी के कारण करना पड़ता था पलायन, 2017 के बाद सुरक्षित माहौल में हो रही घर वापसी। फर्क साफ है। सबसे पहली टीम टेक अप। आपका आइडिया है एक लो कॉस्ट कंप्यूटर बनाना। यस एक कस्टमाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया सर, जिसको मतलब हम सस्ते से सस्ते पीसी में भी चलाएं तो ये मतलब बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देगा। कितना परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गया? हम लोगों ने मतलब एस्टिमेट किया 200% परफॉर्मेंस इंक्रीज है। स्पीड डबल हो गई, बहुत अच्छा है। वेरी गुड। टीम नंबर 2 बायोथीन। There's absolutely no polythene, any element which is non-degradable नहीं है कुछ भी। मैम नो, ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये डिकम्पोजेबल है एंड आफ्टर दैट डिकम्पोजिंग ये फर्टिलाइजर में कन्वर्ट हो जाता है एंड ये वाटर सोल्यूबल है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये फूड मटेरियल से बना है? कॉर्न स्टार्च वगैरह। एग्जाम्पल ठीक है, एग्जाम्पल ओके। अगर वाकई आपका ये प्रोडक्ट जो आपने कमिट किया है उतना करके दिखा देता है, मुझे लगता है आप दुनिया की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होगे। तीसरी टीम ग्रेट एडवर्ड्स। ये सारा डिजाइन आप अभी फोन पे कर रहे हैं? यस, हम दोनों के पास पेरेंट्स के फोन है जो हमारे पास 2 घंटे के लिए अवेलेबल रहते हैं। अभी तक आपने कितने विजिटिंग कार्ड्स डिजाइन किए? सर हमारे ग्रुप में जितने भी बिजनेस ब्लास्टर के ग्रुप्स हैं तो अभी तक हमने उनके विजिटिंग कार्ड्स डिजाइन किए हैं। तो आपने वहीं बिजनेस ब्लास्टर में भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ ली? सर हमने उनके बिजनेस में ही अपना बिजनेस ढूंढ लिया। बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ यू, गुड वर्क। दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को अब तैयार हो जाना चाहिए। स्टार्टअप्स की बहुत बड़ी फौज तैयार हो रही है दिल्ली के स्कूलों में। बिजनेस ब्लास्टर्स देखिए इस रविवार शाम 7 बजे। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई देखने के लिए ऋषिकेश के भारत माता इंटर कॉलेज के एनसीसी के कैडेट पहुंचे। एनसीसी कैडेट्स ने सदन की कार्रवाई को बेहद करीब से देखा। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि उनकी कोशिश ये है कि युवा जो हमारे भविष्य हैं उनको ये पता चलना चाहिए कि किस तरह से सदन की कार्रवाई चलाई जाती है। एनसीसी कैडेट्स ने विधानसभा अध्यक्ष का शुक्रिया भी अदा किया। के रूप में मानी जाती है, एक टुकड़ी के रूप में मानी जाती है, एक संस्था के रूप में मानी जाती है। उस अनुशासित तरीके से उन्होंने आज सदन की कार्रवाई भी देखी, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, सब कुछ देख के यहाँ पे। क्या कुछ देखा आपने? मैंने ये देखा कि हमारे जो हमारे अध्यक्ष जी हैं उन्हें कितना सब कुछ देखना पड़ता है, सबकी बातें सुननी पड़ती है और उसमें से भी किसी को ही लेना पड़ता है जो सही है। मतलब उनके लिए बहुत मुश्किल होता होगा ये सब करना कि सबकी बातें सुनना यहाँ पे। शनिवार को देहरादून में आईएमए की पासिंग आउट परेड होगी और इस बार पीओपी के मुख्य अतिथि होंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। बतौर रिव्यू ऑफिसर वो परेड की सलामी लेंगे। पीओपी में शिरकत करने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देहरादून पहुंच चुके हैं। राज्यपाल और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का स्वागत किया है। राष्ट्रपति परेड की सलामी तो लेंगे ही, साथ ही जेंटलमैन कैडेट्स को संबोधित भी करेंगे। इस बार आईएमए से 387 कैडेट पास आउट होंगे, जिसमें भारतीय सेना को 319 नए सैन्य अधिकारी मिलेंगे, जबकि मित्र देशों के 68 युवा सैन्य अधिकारी बनकर आईएमए से पास आउट होंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट samalive.com सहारा बनाम।